गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्ते प्रत्यायुता स्वया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज के स्वाध्याय का विषय चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन, वाङ्मय संख्या 22 से मन क्षेत्र में निहित परोक्ष संसार। दीदी दीदी हमारा वाचन है ना यार? जी जी जी। पुराने वाङ्मय में पृष्ठ संख्या 2.170 वाचन आदरणीय शंभु प्रसाद भाई साहब का रहेगा तथा प्रस्तुतिकरण आदरणीय विनायक दुबे भाई साहब का रहेगा। जी 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 भाई साहब प्रणाम। निवेदन है। दीदी को प्रणाम, सभी बंधु को प्रणाम। प्रणाम। शुरू कर रहा हूँ वाचन। जी। जय गुरुदेव। स्वप्न क्या है और क्यों आते हैं? जीवन से इनका क्या संबंध है? इन्हें भविष्य सूचक माना जाए अथवा वर्तमान और अतीत की व्यक्तिगत जीवन शैली की विशिष्ट देन कहा जाए। भैया विषय आज का मन क्षेत्र में परोक्ष संसार। जी भैया ठीक है। परोक्ष संसार, मन क्षेत्र में निहित परोक्ष संस्कार। जी संसार यही मैं पढ़ रहा हूँ, यही जी को देख रहा हूँ। स्वप्न क्या है और क्यों आते हैं? जीवन से इनका क्या संबंध है? इन्हें भविष्य सूचक माना जाए अथवा वर्तमान और अतीत की व्यक्तिगत जीवन शैली की विशिष्ट देन कहा जाए। इस संदर्भ में उपयुक्त किसी एक मत का समर्थन करना इसकी एकांगी व्याख्या होगी। सच्चाई तो यह है कि स्वप्न जीवन के संपूर्ण कालखंड के का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वप्न उन्हें वर्तमान जीवन की झांकी मिलती है, विगत की अनुभूति होती है और अनागत के संकेत भी सम्मिलित होते हैं। त्रुटि और भ्रांति इस संदर्भ में वहां रह जाती है जहां इसके किसी एक पक्ष को लेकर अध्ययन किया जाता है और उसी को संपूर्ण सत्य स्वीकार लिया जाता है। उदाहरण के लिए फ्रायड को लिया जा सकता है। वह मनोवैज्ञानिक थे और उनका वास्ता मनोरोगियों से पड़ता था। उन्होंने ऐसे ही लोगों पर अपने स्वप्न संबंधी अध्ययन किए, अतः निष्कर्ष भी वर्तमान जीवन की जटिलताओं से संबंधित प्राप्त हुआ। निष्कर्ष भी उनके अनुसार स्वप्न दमित इच्छाओं का परिणाम है। जो इससे एक कदम आगे बढ़े, अपने अनुसंधान में उन्होंने स्वप्न स्रोत को सामूहिक अवचेतन नाम दिया। यह आते क्यों हैं? इस संदर्भ में उनका मत था कि दमित इच्छाओं की पूर्ति तो इसका एक पक्ष है, पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू वह है जिससे वह व्यक्तित्व को अखंडता और समग्रता प्रदान करता है। इसका अभाव मानसिक असंतुलन पैदा करता है, ऐसा उनका मानना था। बाद के अध्येताओं ने इसमें एक नया अध्याय तब जोड़ा जब इसे भावी जीवन की झांकी कराने वाला एक आधार बताया। तो भावी जीवन की झांकी कराने वाला एक आधार बताया। ऐसे ही एक सपने की चर्चा मार्क ट्वेन ने अपने जीवनी लेखक अल्बर्ट पैन से की थी। प्रसंग तब का है जब मूर्धन्य मनीषी मार्क ट्वेन सैम क्लीमेंस के नाम से जाने जाते थे एवं पेंसिल्वानिया नामक जहाज पर सहायक पायलट थे। उनका 20 वर्षीय भाई हेनरी उसी जहाज में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। एक रात सैम ने एक सपना देखा। उस दृश्य में उन्हें एक
धात्विक ताबूत दिखाई पड़ा जो 2 कुर्सियों के सहारे टिका हुआ था। इसमें हेनरी का शव था। शव के ऊपर सफेद फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था, जिसके मध्य में एक सुरंग लाल रंग के का पुष्प लगा था। जिन दिनों की यह बात है, उन दिनों सैम अपनी बहन के घर सेंट लुइस में रह रहे थे। प्रातः उन्होंने इसका उल्लेख अपनी भगिनी से किया और फिर जल्द ही इस बात को भूल गए। कुछ दिन पश्चात सैम का किसी प्रकरण को लेकर मुख्य पायलट से विवाद हो गया। इसके कारण सैम को एक अन्य जहाज लाइसी में स्थानांतरित कर दिया गया। हेनरी पेंसिल्वेनिया में ही बना रहा। थोड़े दिन उपरांत जब लाइसी मिसिसिपी नदी में ग्रीनविले बंदरगाह पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि पेंसिल्वेनिया में विस्फोट हो गया है, जिसमें 150 लोगों की जानें गईं। यह जानकर सैम ने राहत की सांस ली कि उनके भाई का मृतकों में नाम नहीं था, किंतु यह बुरी तरह घायल हो गया था और अचेतावस्था में पड़ा था। 6 दिनों तक मृत्यु से कठिन संघर्ष करने के बाद हेनरी की अंततः मौत हो गई। सैम जब भाई की लाश के निकट पहुंचे तो यह देखकर हतप्रभ रह गए कि सपने में जैसा कुछ देखा था, बिल्कुल वही दृश्य सामने मौजूद था। अर्थात धात्विक ताबूत में पड़ा हेनरी का प्राणहीन शरीर और उसके ऊपर श्वेत पुष्पों का गुलदस्ता, जिसके बीचों बीच एक लाल रंग का गुलाब, संपूर्ण ताबूत 2 कुर्सियों पर रखा हुआ था। इस प्रकार उनका स्वप्न अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। एक ऐसे ही भविष्य सूचक सपने का वर्णन फ्रेडरिक ग्रीनवुड ने अपनी पुस्तक इमेजिनेशन इन ड्रीम्स में किया है। वे लिखते हैं कि एक रात उन्होंने सपना देखा कि व्यापार के सिलसिले में एक बार वे किसी से मिलने गए। वहां उन्हें एक सुंदर सजे सजाए कमरे में बैठाया गया और प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। वे कमरे में जल रही आग के समीप बैठ गए और मेंटल पीस में हाथ रखकर सुस्ताने लगे। अचानक उन्हें हाथों के नीचे किसी बहुत ठंडी वस्तु का आभास हुआ। देखा तो पाया कि उनका हाथ एक ताजे कटे हाथ के ऊपर है। अरे वाह वाह! कलाई के नीचे से कटा यह हिस्सा किसी महिला के हाथ का था। वे भयभीत हो उठे और इसी के साथ उनकी नींद टूट गई। ये सपना देख रहे थे। कई दिन बीत गए, सपने की बात स्मृति से उतर गई। किसी काम को लेकर एक बार उन्हें एक व्यक्ति से मिलना था। वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक छोटे से सुसज्जित कमरे में बैठाया गया। अकस्मात उनका ध्यान मेंटल पीस की ओर चला गया तो वे चौंक उठे। सपने में उनने जो कुछ देखा था, अब वह उनके सम्मुख था। मेंटल पीस पर कलाइयों से टूटी हुई एक स्त्री की हाथ की मम्मी पड़ी थी। ग्रीनवुड कहते हैं कि स्वप्न और यथार्थ के बीच इसे एक संजोग कहा जा सकता है, पर संजोग यह इसलिए नहीं है क्योंकि स्तवन और वास्तविक संसार में इस प्रकार की दुर्लभ घटनाएं बिरले ही देखी जाती है, हमेशा नहीं। उक्त घटना से ग्रीनवुड हैरान रह गए। उनकी हैरानी किपलिंग के शब्दों में कहें तो निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है कि उनकी जीवन रूपी फिल्म का वह भाग जो अभी रिलीज नहीं हुआ था, किस प्रकार और क्यों दिखाई पड़ गया। इस प्रश्न से समय की प्रकृति से संबंधित उस मान्यता का खंडन हो जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्म लेते ही हर मनुष्य एक ऐसे टाइम कंटिन्यूम, अंतहीन व लगातार टाइम कंटिन्यूम में प्रवेश करता है जो एक दिशा में समरूप गति से फिल्म के रील की तरह खुलता हो। प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोई भी घटना समय से पूर्व घटित नहीं हो सकती, न तो समय से पहले विज्ञात बनाया जा सकता है। हमें समय के उस भाग से संबंधित घटनाओं की ही जानकारी मिल सकती है जिसे सर्वसाधारण वर्तमान एवं अतीत के नाम से जानते हैं। उक्त धारणा के अनुसार भविष्य अग्राह्य और अगम्य है, पर व्यवहारिक जीवन में
वस्तु स्थिति इसके विपरीत जान पड़ती है। ऐसी स्थिति में विकल्प शेष दो ही रह जाते हैं। प्रथम अवधारणा इस मान्यता से आरंभ होती है कि जैसा समझा जाता है समय की प्रकृति वैसी है नहीं, एवं दूसरे प्रतिपादन में वैज्ञानिक यह कहते हैं कि चेतना की प्रकृति आम धारणा के प्रतिकूल है। दो तरह के हुए। पहले मत का समर्थन J.W. डूने का प्रसिद्ध सिद्धांत सीरियल टाइम करता है। इसके अनुसार यदा कदा यथार्थता और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में कोई असाधारण गलती हो जाती है। इसी त्रुटि के कारण हमें कभी कभी घटनाएं समय के संदर्भ में अपनी यथार्थ स्थिति से पहले विस्थापित अवस्था में दिखाई दे जाती है। उनका विश्वास है कि वास्तविकता का एक पृथक आयाम है जिसमें दिक् काल मिलकर एक हो जाते हैं। उनके अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों में घटनाएं स्पेस ग्रहण कर लेती है और फैल जाती है। यही वह अवस्था है जिसमें हमारी चेतना भूत और भविष्य के कुछ भाग को ग्रहण कर लेती है। यही वह अवस्था है जिसमें हमारी चेतना भूत और भविष्य के कुछ भाग को ग्रहण कर लेती है। वे कहते हैं कि अतीत और अनागत में इस प्रकार का प्रवेश अचेतन मन द्वारा ही संभव है। अचेतन मन द्वारा स्वप्नों के माध्यम से यही क्रिया संपन्न होती है और यदा कदा भविष्य की दर्शन झांकी हो जाती है। दूसरी अवधारणा का समर्थन H.F. साल्टमार्स का सिद्धांत करता है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपने ग्रंथ फॉर नॉलेज में किया है। साल्टमार्स अपनी उक्त रचना में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिनमें ऐसा महसूस होता है जैसे समय के पंख लग गए और वह उड़ गया। समय दूसरे अवसर पर यह प्रतीत होता है जैसे समय ठहर गया हो। उक्त उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि चेतना की सामान्य भूमिका में समय की अनुभूति एक रूप नहीं है, इसलिए ऐसा महसूस होता है। इस आधार पर वे निष्कर्ष निकालते हैं कि चेतना की प्रकृति समय की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि समय की प्रकृति बदल जाए तो हमारी चेतना का स्तर भी परिवर्तित हो जाएगा और हम चेतना की किसी दूसरी भूमिका में पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि सामान्य स्थिति में हमारी इंद्रियां समय के अत्यंत छोटे भाग को ही ग्रहण कर पाती है सामान्य स्थिति में, लेकिन अवचेतन स्तर के लिए यह छोटा भाग खींचकर बहुत बड़ा और लंबा हो जाता है, इतना लंबा कि इसमें अनागत का कुछ अंश भी सम्मिलित हो जाता है। स्वप्न के दौरान यही दृश्यमान बनता है। इसकी पुष्टि मस्तिष्क संबंधी आधुनिक अध्ययनों से भी हो जाती है। मस्तिष्क विज्ञानियों की अधुनातन शोधों से विदित हुआ है कि दिमाग का बायां भाग सूचनाओं को क्रमिक, तार्किक और रैखिक रूप में तैयार करता है, जबकि दायां हिस्सा सभी सूचनाओं को साथ साथ तैयार करता है। उसे रैखिक समय का कोई ज्ञान नहीं होता अथवा बहुत स्वल्प होता है। ऐसी स्थिति में यदि दायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो सूचनाओं के क्रम और उसकी ग्रहणशीलता में कोई अंतर नहीं आता, किंतु यदि बायां भाग को कोई हानि पहुंच जाए तो इससे समय के हिसाब से संदेशों का क्रम बिगड़ जाएगा। इस अनुसंधान के आधार पर विशेषज्ञ बताते हैं कि स्वप्न दर्शन में ब्रेन के दाएं गोलार्ध का योगदान ही महत्वपूर्ण होता है। यही विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारियों को मिलाता और एक समग्र जानकारी तैयार करता है। विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार इसमें भविष्य संबंधी जानकारी भी सम्मिलित हो सकती है। स्वप्न प्रक्रिया में बाएं गोलार्ध का कार्य मात्र इतना है कि वह स्वप्न विषय को क्रमिक ढंग से सजा दे। यह तो भविष्य दर्शन संबंधी सिद्धांत हुए, पर उन स्वप्नों का क्या तात्पर्य है जो दैनिक जीवन की जटिलताओं और व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होते हैं?
फ्रायडवादी मान्यता के अनुसार वह मात्र जीवन पद्धति और व्यक्तिगत रुझान का संकेत करते हैं, जिन्हें जानकर जीवन शैली और व्यक्तित्व की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। बस उस मतवाद में सपनों का इतना ही महत्व है, पर आधुनिक जेस्टाल्ट मनोविज्ञान की इस संबंध में भिन्न धारणा है। क्या है? जेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संरचना। इस प्रकार जेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूलभूत भाव हुआ एक ऐसा मनोविज्ञान जिसमें समस्याओं को ग्रहण किया जाए, उन्हें समझा और फिर सुलझाया जाए। इसी मनोविज्ञान पर जेस्टाल्ट थेरेपी आधारित है। इस थेरेपी की स्वप्न संबंधी अवधारणा यह है कि स्वप्न व्यक्तित्व का एक अपूर्ण क्रिया व्यापार है। इसी अपूर्णता को इस उपचार पद्धति द्वारा पूरा किया जाता है। अचेतन द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में दृश्य संकेतों के माध्यम से जो कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति उसका उपयोग समग्र व्यक्तित्व के विकास में कर सकता है और साथ ही किसी एक स्थान पर इकट्ठी ऊर्जा को मुक्त कर उसकी हानियों से बच सकता है। इस क्रम में स्वप्नदृष्टा को इस प्रकार से स्वप्न दृश्य का अभिनय करना पड़ता है। इसमें कल्पना चित्रों का सहारा लेते हुए संपूर्ण नाटक का उपचार के समय दोबारा मंथन करना होता है। इसके साथ ही उपचार संपूर्ण हो जाता है। उक्त उपचार पद्धति के जनक मनोविज्ञानी पॉल्स के अनुसार व्यक्तित्व के 5 स्तर होते हैं। इन सभी स्तरों के ठीक ढंग से काम करने पर ही कोई समग्र व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से जी सकता है। सभी स्तरों के ठीक ढंग से काम करने पर ही कोई समग्र व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से जी सकता है। इलाज के समय व्यक्ति को इन 5 स्तरों से होकर गुजारा जाता है, तभी स्वप्न की अधूरी क्रिया पूरी हुई मानी जाती है। इसके साथ ही व्यक्तित्व की समग्रता प्राप्त कर ली जाती है। मनोवैज्ञानिक इवांस के अनुसार स्वप्न एक ऐसी क्रिया है जो मस्तिष्क को अनुकूलन और अस्वीकृति जैसे उसके दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम बनाता है। यह कार्य कंप्यूटर जैसी एक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जिसमें कार्यक्रम को समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने और सुधारने की पूरी व्यवस्था होती है, ताकि व्यक्ति बदली परिस्थितियों में चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह क्रिया संपादित न हो तो व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसलिए प्रकृति द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे मस्तिष्कीय कार्यकुशलता और व्यक्ति की क्षमता सर्वथा अप्रभावित बनी रहती है। स्वप्न में वर्तमान की झांकी होती है और भविष्य की झलक भी। वर्तमान की झांकी और भविष्य की झलक भी। इस दृष्टि से जीवन के लिए वे उपयोगी भी हैं तथा आवश्यक भी। स्वप्न संबंधी मनोवैज्ञानिक एवं अधुनातन वैज्ञानिक शोधें अब जिस निष्कर्ष पर पहुंचती जा रही है वह एक ही तथ्य का उद्घाटन करती है कि मानवीय मस्तिष्क उतना नहीं है जितना दिख पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन क्रियाकलापों में सतत संलग्न रहता है जो परोक्ष स्तर के हैं। परोक्ष स्तर के हैं। कैसे उनका अधिकाधिक लाभ निज के उत्थान व परिष्कार के लिए किया जाए, साधना विज्ञान का सारा ऊहापोह इसी के चहुओर है। भैया वाचन पूरा हुआ एक शीर्षक का। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। विनायक भैया। विनायक भैया, दीदी विनायक भैया नहीं है। वो इसमें जो है आज ऑफिस में लेट होने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए। तो हम लोगों को इसका जो है आज मिलके चर्चा करनी होगी जी।
अगर हम भैया स्वप्न कहें तो खुली आंख का भी तो एक सपना होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जी जी दीदी। और एक बंद आंख का सपना जिसको कई बार बच्चों को हम लोग मोटिवेट करने के लिए कह देते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो सपना खुली आंख से देखिए, या सपना जो आपको सोने ना दे, मतलब आप उसे लगातार उसके लिए मेहनत करें। और उस शायद ये भी कह सकते हैं, जब वो खुली आंख से देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके अचेतन का हिस्सा बनता चला जाता है, लगातार उसको फॉलो कर रहा है, तो वो भी उसके अचेतन मन में जाकर बंद आंख का स्वप्न भी बन जाता है। और कुछ स्वप्न अ, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं। जैसे कुछ दिन पहले की बात करें तो रात को सोई और मैंने सपने में देखा कि मैंने गाड़ी किसी से भीड़ दी, मतलब ठुक गई। अचानक से आंख खुली, चेक किया, फिर अच्छा, फिर खुद को समझाया कि नहीं रात है और ड्राइव नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से एक्सीडेंट जैसा तो कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा फील भी नहीं आया कि गाड़ी कुछ वैसे चली हो। लेकिन हाँ, मेरी 2 दिन पहले गाड़ी बंद जरूर हो गई, वो भी सोसाइटी में आके। हो सकता है, पॉसिबल है कि ये उसी स्वप्न का एक छोटा सा अंश रहा हो जो वास्तविकता में आया। क्योंकि रास्ते में बंद होती तो कहीं ना कोई किसी से तो टकराई जाती वो। जी दीदी, इसमें सही कह रहे हैं आप। सपनों का तारतम्य जो है, इसको बहुत ही कहते हैं ना कि सुपर कंप्यूटर होता है, वो डेटा को इकट्ठा करके कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन करके फिर एक उसकी एक उसका चित्र तैयार करने का कुछ प्रयास करता है। जैसे हम लोग एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बहुत सारे डेटा पर बहुत सारा डेटा कंप्यूटर के पास प्रोसेस करने के लिए है। हम लोग पूछते हैं तो डेटाबेस में से वो हमारी क्वेरीज के अनुसार वो डेटा को निकाल के दे देता है। रोबोटिक्स जो होता है वो भी इसी बेसिस पे काम करता है। बहुत सारे लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनने पर कि कौन सा कार्य कैसे करना है, तो सारे के सारे उसमें उसके एल्गोरिथम्स को फीड किया जाता है, तो उसके हिसाब से जो है वह काम करता है। तो स्वप्नों के बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके जब एनालाइज किया जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि गुरुदेव ने ये बात कही है कि साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते हैं। साधकों के लिए इस बात को कहा गया है। वैसे सामान्य मनुष्य के स्वप्न जो होते हैं, वो वो स्वप्न बड़े, जिसको ये बोलना चाहिए, अर्थहीन स्वप्न होते हैं। सामान्य मनुष्य के स्वप्न, क्योंकि उसका सोचना भी अर्थहीन होता है लगभग। एक सामान्य मनुष्य जैसे सोचता है, क्योंकि उसके विचार एक अलाइंड, जिसको बोलना चाहिए, एक निश्चित दिशा में उसके विचारों को नियोजित नहीं किया गया है। सामान्य मनुष्य जैसे जो दिमाग में बात आती वो सोचने लगता है। अभी कहीं का घटनाक्रम आ गया तो वो सोचने लगे, फिर दूसरी जगह घटनाक्रम आ गया तो वो सोचने लगे, और फिर तीसरी जगह कोई घर की बात याद आ गई तो वो सोचने लगे, सामने काम की बात आ गई तो वो काम के बारे में सोचने लगे। तो ये सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क होता है। लेकिन एक मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, वो एक धारा में काम करता है। अगर वो व्यक्ति किसी एक कार्य को लेके कर रहा है, भले ही वो कोई भी कार्य है, उसके जीवन का लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को लेके उसकी सारी एक्टिविटीज नियोजित रहती हैं। महापुरुष जो लोग होते हैं, महापुरुषों का एक निर्धारित लक्ष्य होता है और उसी आदर्श पे उनका पूरा का पूरा जीवन चलता है। गांधी जी के बारे में बात करें तो उनके दो ही जीवन के सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा।
सत्य के पालन के लिए वो अहिंसा का जो है अहिंसा का साधन उन्होंने चुना कि अहिंसा के द्वारा ही सत्य का पालन किया जा सकता है। ये उनकी धारणा थी, गांधी जी की, उन सिद्धांत था। हर एक के जीवन में अपने सिद्धांत है। भगत सिंह के जीवन में सिद्धांत था कि किसी भी प्रकार आजादी को हमें लेके आना है। हर एक महापुरुष के जीवन में एक सिद्धांत होता है, तो उनकी विचार थॉट प्रोसेस जो है बड़ी अलाइंड रहती है, एक ही उसमें रहती है, एक ही धारा में बहती रहती है। इसी प्रकार साधक की बात करें तो साधक के विचार भी, जब हम लोग सामान्य रहते हैं तो सामान्य स्थिति में जो भी मनुष्य के मन में विचार आएगा वो सोचता रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है तब उसके अंदर उसके विचारों पर, अपने विचारों पे अंकुश लगाना चालू कर देता है। उसे मालूम है कि कोई भी विचार अगर कोई आ रहा है तो वो बुद्धि से उस विचार का परिष्कार करता है, बुद्धि से उस विचार का परिष्कार करता है और परिष्कार करने के बाद में ही उस विचार को एक्सेप्ट करता है। कोई भी नकारात्मक विचार आए तो वह कहेगा नहीं नहीं, ये विचार हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे ऐसे विचारों का वो खंडन मंडन करता रहता है, और जो अपने लायक विचार हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए विचार हैं, अ, उन्हीं को वो अ, आगे चल के उसमें वो कार्य करता है। तो ऐसे करके हम लोग ये देखें कि उसकी विचारधारा बड़ी ही व्यवस्थित विचारधारा होती है। जब वैसी व्यवस्थित विचारधारा होती है तो अचेतन भी धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है, और स्वप्न भी जो है साधक के धीरे धीरे व्यवस्थित होने चालू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं साधक के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। तो अब उसमें कई प्रकार के स्वप्न उसको आ सकते हैं। कुसंस्कारों के निवारण के स्वप्न आ सकते हैं, भविष्य के दृश्य के स्वप्न आ सकते हैं, सतोगुण के स्वप्न आ सकते हैं, सात्विक गुणों की अभिवृद्धि के स्वप्न आ सकते हैं। कई तरीके के स्वप्न उसको आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें जैसे कहें कुसंस्कारों के निवारण के, कि जब अंदर परिष्कार चल रहा होता है और प्रवृत्तियों का दमन किया जाता है, तो प्रवृत्तियां वापस आके जागृत अवस्था में भी वापस आके दोबारा अटैक करती हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि हमें कोई अमुक अमुक चीज बहुत पसंद है और उस दिन हमारा उपवास है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि वही संस्कार जो अंदर दबा पड़ा हुआ है, जिसको हम दबाना चाह रहे हैं, वो और उग्र होता चला जाता है, और उग्र होता हुआ चला जाता है, उसमें उग्रता और बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किसी चीज का दमन करना चालू करते हैं, जैसे हम किसी चीज का निग्रह करते हैं, वो और ज्यादा प्रभावी होकर ऊपर आक्रमण करता है। तो यही प्रक्रिया चेतन में भी चलती है कि जिस चीज का धीरे धीरे किया जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कोई वस्तु, जैसे आग, दीपक जो है जब बुझता है तो बुझने से पहले बहुत तीव्र हो जाता है। इसी प्रकार से कोई संस्कार जब जाता है, कुसंस्कार जाता है, तो उस जाने से पहले अपनी पूरी तीव्रता दिखाता है। वो साधक के मस्तिष्क के तंतुओं पर आकर आघात करता है। जब मस्तिष्क तंतुओं पर आघात करता है तो मस्तिष्क में बेचैनी पैदा होती है, और इसी बेचैनी को जो अचेतन मन अपने हिसाब से दिखाता है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भयंकर स्वप्न आता है, कोई भयंकर उसको जीव जंतु दिखाई देता है, कोई शेर दिखाई दे गया, बाघ दिखाई दे गया, सांप दिखाई दे गया, या कोई ऐसा भयंकर जीव जंतु जो उस पर आक्रमण करने वाला है, तो एकदम साधक जो भयभीत हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं जो कुसंस्कार जो हमारे अंदर जो थे, जिनका हम शमन कर रहे हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, वो जब विदा होने के लिए होते हैं, जब जाने के लिए होते हैं, तो एक बार अपना भयानक रूप जरूर दिखाते हैं। तो साधक को इस प्रकार का स्वप्न आता है। कभी कभी उसे लगता है कि कोई भयानक जीव जंतु के रूप में उसने कुछ देख लिया, और फिर जो है वो भयानक अपना रूप दिखाकर वो तंतुओं, मानसिक तंतुओं पर आघात करके वो स्वप्न फिर विदा हो जाता है, चला जाता है। इसी प्रकार से भविष्य दर्शन के भी स्वप्न दिखाई देते हैं। अब इसमें जो ये बात कही गई है, इसमें दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया, इसमें दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है, जो समुद्री जहाज पे था, उसने
देखा कि उसका जो है भाई, तो उसने देखा अपने भाई के बारे में, स्वप्न देखा कि उसके भाई का जो है एक ताबूत में वो बंद है और ताबूत पे गुलाब का फूल पड़ा हुआ है। कुछ दिनों के बाद ऐसी परिस्थिति घटती है, उसके भाई को दूसरे जहाज पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो शिफ्ट करने के बाद वो कहते हैं कि पूरा पूरा जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और लेकिन मृतकों में उसके भाई का जो है वो उसमें नाम नहीं होता। लेकिन फिर भी वो ऐसी उसमें जो रहता है घायल अवस्था में कि 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो अपने भाई को देखने के लिए पहुंचता है तो बिल्कुल हूबहू उसी ताबूत में जैसे उसने स्वप्न में देखा था, उसी ताबूत में, और उस पर गुलाब का फूल लगे हुए उस जो है जिसको धातु के ताबूत को देखता है जो उसने स्वप्न में देखा था। तो कभी कभी इसमें एक चीज ये और बताई गई है कि समय इस तरीके से बना हुआ है कि जिस प्रकार से जैसे पिक्चर में रील चलती है और रील के बाद में जो है एक से एक घटनाएं आती हुई चली जाती हैं, तो एक से एक घटनाएं जो है व्यक्ति के जीवन में घटती हुई चली जाती हैं। और गुरुदेव ने बताया है कि जो समय की रफ्तार है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। प्रकाश की गति के बराबर समय की रफ्तार होती है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब दिक् काल जब एक हो जाते हैं तो उस समय कभी कभी व्यक्ति जो है उसका जो जो इंद्रियों की समय के प्रति पकड़ बहुत कम होती है। वो बहुत समय के बहुत छोटे हिस्से को पकड़ पाते हैं। समय के बहुत छोटे हिस्से को पकड़ पाते हैं, क्यों? फ्रैक्शंस में, क्योंकि समय बहुत तेज भागता है और व्यक्ति की चाल बहुत कम होती है, तो समय के बहुत छोटे हिस्से को पकड़ पाते हैं। लेकिन अचेतन में जाकर, अचेतन मन की स्पीड बहुत है, स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक उसकी स्पीड होती है अचेतन की। इसीलिए हम छोटे से फ्रैक्शंस ऑफ ये कहना चाहिए फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में या फ्रैक्शंस ऑफ मिनट में, 1 मिनट के कई छोटे से हिस्से में हम जो पूरा का पूरा कई बार जो पूरा जीवन का दृश्य देख लेते हैं। अभी हम सोए और सो के मुश्किल से 10 सेकंड सोए होंगे, 20 सेकंड सोए होंगे, 1 मिनट सोए होंगे, और 1 मिनट के बाद जब उठते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे हमने तो पूरा का पूरा जीवन देख लिया, इसमें कितनी घटनाएं, हम कहाँ से कहाँ क्या करते चले गए, पूरा का पूरा देख लिया। तो ये क्या है, अचेतन का आयाम, समय की पकड़ का आयाम बहुत बड़ा होता है। अचेतन जो है उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, उसकी स्पीड जो है उससे भी अधिक होती है। ये आपके स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक होती है, मन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक होती है। तो जब उसकी स्पीड अधिक होती है तो वो भविष्य का भी अतिक्रमण कर लेता है, भविष्य में पहुंच जाता है और उसमें भूतकाल में भी पहुंच जाता है। आइंस्टीन की टाइम मशीन की जिसको जो परिकल्पना आइंस्टीन ने दी थी कि जो अगर एक ऐसी टाइम मशीन बन जाए कि जो पूरा जो है ये स्पीड ऑफ लाइट की तरीके से चले, जितना प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो ये चलता है प्रकाश, जो है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो चलता है प्रकाश, तो उसमें जो है अगर उसी स्पीड से मशीन चल उठे तो फिर जो उस मशीन में बैठेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय वहां पर जीरो हो जाएगा। पिछली बार भी अभी हम लोगों ने समय का ये पढ़ा था, समय के परिप्रेक्ष्य में एक वो चैप्टर पिछली पिछली बार पढ़ा था हमने कि समय का किस प्रकार से गति बढ़ती, समय का कैसे हेरफेर हो गया था। तो अचेतन की गति बहुत अधिक होती है, इसलिए अचेतन जो है भविष्य दर्शन भी कर लेता है और भूत का दर्शन भी कर लेता है। भूत के भी सपने उसको आते हैं, पास्ट के भी सपने आते हैं और भविष्य के भी उसको सही सही स्वप्न दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अब इनको सही सही, इसको जो व्यक्ति ये कर लेता है, इसका सही सही विश्लेषण कर लेता है, तो उसको जो है ये दिखाई दे जाते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं गुरुदेव ने इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें कही हुई हैं कि एक तो ये है इसमें कि चेतना की प्रकृति समय की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि समय की प्रकृति बदल जाए
तो हमारी चेतना का स्तर भी परिवर्तित हो जाएगा और हम चेतना की किसी दूसरी भूमिका में पहुंच जाएंगे। तो समय के अनुसार ही हमारी चेतना का परिवर्तन हो रहा है। समय की गति प्रकाश की गति के बराबर है। तो अगर इसको ये देखा जाए कि कहते हैं ना कि देवता जो कालजयी होते हैं, देवता देवता जो दिवी शब्द से बना है, दिवी का मतलब होता है प्रकाश। देवता सारे प्रकाश रूप होते हैं, प्रकाश की किरणों के रूप होते हैं। गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र में जो है अलग अलग देवताओं का स्वरूप बताया, प्रकाश स्वरूप बताया उन्होंने। अलग अलग देवता, मरुदगण कौन होते हैं, साध्यगण कौन होते हैं, रुद्रगण कौन होते हैं। तो ये सब जो है गुरुदेव ने जो है इसको वेव्स के माध्यम से बताया है कि ये सारे के सारे जो वेव्स होती है इन देवताओं के करियर होती है, इन देवताओं के करियर हैं। तो इस तरीके से इसमें ये कहा गया है कि देवता प्रकाश स्वरूप होते हैं। तो जिस प्रकार जो है कहते हैं ना कि हम लोग अभी इसमें हैं, हम लोग अभी जो है मनुष्य की चेतना में हम लोग ये रहते हैं, मनुष्य की भूमिका में रहते हैं। तो चेतना के आयाम अलग अलग होता है, उस समय चेतना की भूमिका अलग होती है। मनुष्य जीने मरने वाले आयाम में रहता है, लेकिन जब वो आत्मा के आयाम पहुंच जाता है, पूर्ण चैतन्यता के आयाम में पहुंच जाता है, तो उस समय फिर मरने जीने का उसका जो है ये खत्म हो जाता है। जब मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, और जब इस बात का अनुभव कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब फिर वो जीवन मरण के चक्कर से वो अलग हट जाता है। इसी को इसमें कहा गया है कि समय की प्रकृति बदल जाए तो हमारी चेतना का स्तर भी परिवर्तित हो जाएगा, हम चेतना की किसी दूसरी भूमिका में पहुंच जाएंगे। अब चेतन स्तर के लिए हाँ एक चीज और लिखी हुई है कि सामान्य स्थिति में हमारी इंद्रियां समय के अत्यंत छोटे भाग को ही ग्रहण कर पाती हैं, अत्यंत छोटे भाग को ग्रहण करती हैं, समय के अत्यंत छोटे भाग को। मतलब हमारा समय जो है बहुत छोटा है, लेकिन लेकिन अचेतन स्तर के लिए ये छोटा भाग खींचकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो अभी हमारा 1 मिनट जो है फटाफट 60 सेकंड में निकल जाता है, लेकिन अचेतन में ये 1 मिनट बहुत लंबा हो जाता है। ये 1 मिनट में कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में चला जाए तो 1 मिनट में पूरे के पूरे जीवन का दृश्य देख सकता है, और उतना, और उसको पूरा इतना आभास होगा कि मेरा जन्म हुआ, मैं युवा हुआ, युवा होने के बाद बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद मर गया, पूरा का पूरा दृश्य उसी उसी स्थिति में देख लेगा जैसे जो है वो अपने जीवंत स्थिति में उसको उसका ये हो रहा था, उसको बोध हो रहा था। उसी तरीके से वो स्वप्न में भी उसी तरीके की भूमिका को महसूस कर लेगा वो। तो इसमें ये कहा गया है कि ये छोटा सा भाग खींचकर बहुत बड़ा हो जाता अचेतन में, इतना लंबा कि हमारे अनागत का कुछ अंश भी सम्मिलित हो जाता है। तो इतना लंबा हो जाता है, अनागत का मतलब जो भविष्य है, तो स्वप्न के दौरान ही यही दृश्यमान बनता है। इसकी पुष्टि मस्तिष्क आधुनिक अध्ययनों से भी की गई है। मस्तिष्क विज्ञानियों का आधुनिक शोधों में विदित हुआ है कि दिमाग का बायां हिस्सा, अब इसमें ये बताएगा कि दिमाग का बायां हिस्सा जो है क्रमिक सूचनाओं को दिखाता है। इसमें जो है जो भी सूचना है उसको क्रमिक दिखाता है, क्रमिक, तार्किक और रैखिक रूप में तैयार करता है, जबकि दायां हिस्सा सूचनाओं को साथ साथ तैयार करता है, उसे रैखिक समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यदि दायां हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो सूचनाओं के क्रम में ग्रहणशीलता में कोई अंतर नहीं आएगा। हम लोग क्रम से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, एक के बाद एक सूचना को ग्रहण करते हैं जो हमारा बायां मस्तिष्क तैयार करता है, तो उससे कोई हानि नहीं होगी। लेकिन लेकिन अगर बायां मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो इससे समय के हिसाब से संदेशों का क्रम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग समय से बंधे हुए हैं, समय के हिसाब से ही काम करते हैं, तो फिर उस समय संदेशों का क्रम बिगड़ जाएगा। इस अनुसंधान के आधार पर विशेषज्ञ बताते हैं कि स्वप्न दर्शन में ब्रेन के दाएं गोलार्ध का योगदान महत्वपूर्ण होता है। वही विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारियों को मिलाता है और एक समग्र जानकारी तैयार करता है। तो जो दायां गोलार्ध है, जो जिसका कोई भी क्रम नहीं होता, क्रम के अनुसार नहीं तैयार करता है, जो इसको जो सूचनाओं को, तो उसका अधिक इसमें उसका अधिक योगदान होता है। विज्ञान वेताओं के अनुसार इसमें भविष्य संबंधी जानकारी भी सम्मिलित होती है। स्वप्न प्रक्रिया में बाएं गोलार्ध का कार्य मात्र इतना है
कि स्वप्न विषय को क्रमिक ढंग से सजा दें। तो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि क्रमिक ढंग से सजा देने का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस में बना देता है। जो जो फ्रेम हमने ग्रहण किए हैं तो उन फ्रेम को जो है एक सीक्वेंस में लगा देता है। जैसे हम लोग देखते हैं, बचपन में हम लोग पिक्चर देखा करते थे, वो फिल्म देखते थे जो थिएटर में चलती है, जो रील होती है, रील को देखते थे। तो उस रील में जो अलग अलग सीक्वेंस में जो है छोटे 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 नेगेटिव होते थे, वो सीक्वेंस में जो एक्शन होते थे और उसको तेजी से घुमाया जाए तो वो जो है बिल्कुल ऐसा एक्शन करता हुआ वो दिखाई देता था। तो वो तेजी से एक्शन होते थे उसमें। इसमें तो बायां मस्तिष्क यही करता है, उसको सीक्वेंस में लगा देता है। इसमें आगे और ये कहा गया है कि स्वप्न व्यक्तित्व का एक अपूर्ण क्रिया व्यापार है। इसी अपूर्णता को उस उपचार पद्धति द्वारा पूरा किया जाता है। एक इसमें उपचार पद्धति के बारे में भी कहा गया है, जिस्टॉल्ट। जिस्टॉल्ट जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संरचना। इस प्रकार जिस्टॉल्ट मनोविज्ञान का मूलभूत भाव यह हुआ कि ऐसा मनोविज्ञान जिसमें समस्याओं को ग्रहण किया जाए, उन्हें समझा जाए और सुलझाया जाए। मतलब समस्याओं को ग्रहण किया जाए और उन्हें समझा जाए, सुलझाया जाए। इसी मनोविज्ञान पर जेस्टल्ट थेरेपी आधारित है। इस थेरेपी की स्वप्न संबंधी अवधारणा यह है कि स्वप्न व्यक्तित्व का एक अपूर्ण क्रिया व्यापार है। इसी पूर्णता को उस उपचार पद्धति द्वारा पूरा किया जाता है। अचेतन द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में दृश्य संकेतों के माध्यम से जो कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति उसका उपयोग समग्र व्यक्तित्व विकास में कर सकता है और साथ ही एक स्थान पर इकट्ठी करी ऊर्जा को मुक्त कर हानियों से बच सकता है। तो इस क्रम में स्वप्न दृष्टा को एक प्रकार से स्वप्न दृश्य का अभिनय करना पड़ता है। इसमें कल्पना चित्रों का सहारा लेते हुए संपूर्ण नाटक का उपचार के समय दोबारा मंचन करना होता है। उसके साथ ही उपचार संपूर्ण हो जाता है। अब इसमें हम लोग ये देखें, अब देखिए यही जो हम लोग ये बात कह रहे थे ना कि स्वप्न को एनालाइज करना पड़ता है, स्वप्न अधूरे होते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि साधक के स्वप्न, अब साधक को कई तरीके के जो स्वप्न इसमें बार बार आते हैं या फिर कई तरीके के जो है अधूरे स्वप्न दिखाकर और वो आगे का पार्ट छूट जाता है ना। तो जब हम उसको देखते हैं, अब मान लीजिए हमारे अंदर कोई तत्व घट रहा है, बढ़ रहा है ना। कभी कभी इस तरीके से आता है कि कभी कभी व्यक्ति ये हो जाता है, भूख लगती है बहुत तेज। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, जैसे बहुत भूख लगी हुई है और भूख लगी हुई है, उसी भूख लगी लगे में व्यक्ति सो जाता है। मान लीजिए इसको नींद भी आ गई, सो गया, तो फिर सपने में क्या स्वप्न देखेंगे? सपने में उसे खाने के ही स्वप्न दिखाई देंगे। उसका अचेतन मन बार बार खाने की, क्योंकि आंतरिक क्षुधा को बुझाने के लिए अचेतन मन जो है बार बार उसको खाने की जो वस्तुएं ला ला के उसके सामने काल्पनिक रूप में प्रकट करेगा। व्यक्ति खाता जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा उसका। वो किसी ना किसी तरीके से हमारी जो आंतरिक प्रोसेस है, हम लोग कई बार ये देखते हैं ना कि बड़ी भूख लगी हुई होती है, भूख लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर की प्रोसेस ऐसी चलती है कि अंदर की प्रोसेस ऐसी चलने के बाद बड़ी तीव्र भूख लगने के बाद कुछ समय बाद वो भूख अपने आप मर जाती है। बॉडी सिस्टम उसको अपने आप रिकवर कर लेता है। अगर यही चीज हम स्वप्न में देखें तो स्वप्न में भी अगर ये देखें कि बहुत भूख लगी हुई है तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए देगा। इसका मतलब बॉडी सिस्टम जो है उस भूख को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी को लाके या कहीं ना कहीं से फैट को गला के कुछ ना कुछ जो अपना कार्य कर रहा है और स्वप्न के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये एक अधूरी घटना हो गई, है ना। और जब उसी समय व्यक्ति उठ जाता है और उठ के जो है वो कुछ खा लेता है तो उस घटना को पूरा कर देता है, खाने वाली घटना को पूरा कर देता है। तो इस तरीके से स्वप्न में जो है जो आधी अधूरी घटनाएं जो होती हैं या कोई समस्या के बारे में कई बार इस तरीके से होता है। एक मिनट। हाँ, कई बार इस तरीके से कभी कभी फील होता है कि कोई समस्या जो है, कोई समस्या हमारे मस्तिष्क में बहुत दिनों से चल रही है और उसका समाधान खोज नहीं पा रहे, और व्यक्ति सपने में सपना देखता है, सपने में उसका समाधान मिल जाता है। सपने में उसका समाधान मिल जाता है, सपना देखता है और सपने में वो प्रॉब्लम हल हो जाती है ना। तो वो क्या है, ये अचेतन जो है कहीं ना कहीं से उसको कॉस्मोस में जाकर अचेतन, क्योंकि अचेतन मन जो है व्यष्टि समष्टि मन से जुड़ा हुआ होता है। हम लोग जानते नहीं है
व्यष्टि मन तो जो हमारा चेतन मन होता है वो तो केवल हमारे ये इसी में काम करता है, ये चेतन जगत में ही काम करता है, दृश्य जगत में काम करता है। लेकिन अचेतन मन अदृश्य जगत में भी काम करता है, अदृश्य में भी समस्याओं को लाकर उसका समाधान निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो बहुत सारी समस्याएं जो हमारी सपने में भी पूरी हो जाती हैं, सपने में भी सॉल्व हो जाती हैं। तो यही इसी प्रकार यहाँ पर ये किया गया है कि स्वप्न के माध्यम से जो थेरेपी की इसमें बात कही गई है। अब इसमें आगे हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक इवांस के अनुसार स्वप्न में एक ऐसी प्रक्रिया है जो मस्तिष्क को अनुकूल और अस्वीकृति जैसे उसके दैनिक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम बनाता है। यह कार्य कंप्यूटर जैसी एक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है जिसमें कार्यक्रम को समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने और सुधारने की पूरी व्यवस्था होती है ताकि व्यक्ति बदली परिस्थितियों में चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सके। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कुसंस्कारों का निवारण हो रहा है, उसमें कुसंस्कारों का ये हो रहा है, तो व्यक्ति जो कुसंस्कार उसको भयभीत कर रहे हैं तो अपने साधना क्रम को बढ़ाकर, अपनी परिस्थितियों को बदलकर और उस समस्याओं का पूरा इसमें समाधान कर सकता है ताकि व्यक्ति बदली परिस्थितियों में चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार यदि क्रिया संपादित ना हो तो व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसलिए प्रकृति द्वारा ऐसा प्रावधान है जिसमें मस्तिष्क की कार्य कुशलता और व्यक्ति की क्षमता सर्वथा अप्रभावित बनी रहती है। स्वप्न वर्तमान की झांकी होती है और भविष्य में झलकी भी। इस दृष्टि से जीवन के लिए वे उपयोगी भी हैं और आवश्यक भी हैं। तो स्वप्न में जो है इसमें वर्तमान की और भविष्य दोनों की झांकी होती है। जो मनुष्य अपने चेतन से जिस चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी अपूर्णता जो है, उस अपूर्णता को पूर्ण स्वप्न अवस्था में, अचेतन अवस्था में वो पूरा कर देते हैं। कहते हैं कि इस एक अखंड ज्योति में एक बार टॉपिक आया था जो ये था प्लैंक्स का जो वो फॉर्मूला था। तो ये वो अपना निकाल नहीं पा रहे थे, जो प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से हम ये जानते हैं। तो प्लैंक्स जो है उस थ्योरम को, सिद्धांत को नहीं खोज पा रहे थे। तो कहते बहुत दिनों से उसमें लगे हुए थे, लेकिन कहते हैं सपने में उनके दादाजी ने आके उनको वो सिद्धांत बता दिया और जब उठे तो वो सिद्धांत उन्हें विदित हो गया था, मालूम हो गया था। तो कभी कभी जो है, जो हमारी क्षमताएं जो होती हैं उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सपने में वो जो है ये पूर्ण हो जाती है। तो वर्तमान की भी झांकी होती है, भविष्य की भी होती है। स्वप्न संबंधी मनोवैज्ञानिक एवं अधुनातन वैज्ञानिक शोधें अब जिस निष्कर्ष पर पहुंची हैं वह एक ही तथ्य को उद्घाटित करती हैं कि मानवीय मस्तिष्क उतना नहीं जितना देख पड़ता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा उन क्रियाकलापों में सतत संलग्न रहता है जो परोक्ष स्तर के हैं। कैसे उनका अधिकाधिक लाभ निज के उत्थान एवं परिष्कार के लिए किया जाए, साधना विज्ञान का सारा ऊहापोह इसी के चहुं ओर है। मतलब साधना विज्ञान जो है, इसीलिए साधना विज्ञान हम लोग जो ये करते हैं, हम लोग तो चेतन को ही अपना जैसे पूरे जीवन भर विकसित करने का प्रयास करते रहते हैं। जो स्कूली पढ़ाई लिखाई होती है, जो हम लोग संसार में सीखते हैं, वो सारा का सारा चेतन को ही विकसित करता है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी चीजों कंठस्थ करते हैं, वो सारा चेतन में ही जाता है, चेतन का ही परिष्कार करता है, चेतन को ही सभ्य बनाता है, सुयोग्य बनाता है कि हम जो है संसार में अपने क्रियाकलापों को ठीक तरीके से चला पाए। हम लोग अपना जो है आजीविका को कमा पाए, है ना, और इस तरीके से संसार में अपनी इन व्यवहारों को चला पाए। तो इस तरीके से जो है ये रहता है। तो ये केवल चेतन का ही विकास होता है, लेकिन साधना जो क्रम होता है, साधना क्रम जो होता है, ये साधना क्रम क्या करता है, साधना क्रम जो है ये अचेतन और सुपर चेतन को विकसित करता है। अचेतन सुपर चेतन को कैसे विकसित करता है, हम लोग ध्यान करते हैं या जप करते हैं या साधना करते हैं तो इससे हमारे अचेतन का परिष्कार होता है। साधना के माध्यम से अचेतन का परिष्कार होता है। जो हमारी अचेतन में दबी पड़ी हुई जो आदतें होती हैं, जो कुसंस्कार होते हैं, उनका निर्मूलन किस माध्यम से होता है,
उनका निर्मूलन जो है इसी माध्यम से होता है। कुसंस्कारों का निर्मूलन जो है ये हमारे अचेतन का परिष्कार इसी माध्यम से होता है। इसी प्रकार हमारा ये है जो चेतन मस्तिष्क है, सुपर चेतन मस्तिष्क है। तो जब हमारा भावनात्मक विकास होता है, जब हमारे अंदर करुणा आती है, उदारता आती है, प्रेम जैसे गुण विकसित होते हैं, आदर्श विकसित होते हैं हमारे अंदर, जब इन सब का विकास होता है तो फिर हमारा सुपर चेतन विकसित होने लगता है। तो सुपर चेतन सीधा सीधा जो है ईश्वर की संपर्क में रहता है। वो हमेशा जो है परा चेतना के संपर्क में रहता है। परा जिसको बोलते हैं ना, पराशक्ति, गायत्री पराशक्ति है और सावित्री अपराशक्ति। तो पराशक्ति के संपर्क में रहता है, जिससे मनुष्य की क्षमताएं असंख्य गुना बढ़ती हुई चली जाती। तो साधना का सारा ऊहापोह जो है ये अचेतन और सुपर चेतन मन को विकसित करने के लिए रहता है, जहां पर मन की विलक्षण क्षमताएं जो है सन्निहित होती हैं। तो ठीक है, ये इसी प्रकार से जो है इसमें ये दिया गया कि मन क्षेत्र में निहित परोक्ष संसार। तो मेरा निवेदन है, और भी भाई बहन इसमें कोई अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं जी। ये शंभू जी भाई साहब। ना भैया प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। लास्ट पैरा में एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, मानवीय मस्तिष्क उतना नहीं है जितना दिख पड़ता है। ये लाइन को मैं समझ नहीं पाया हूँ, आप तो समझाने का प्रयास किए हैं थोड़ा सा इसको। मानवीय मस्तिष्क उतना नहीं है जितना दिख पड़ता है, तो कह रहे हैं ये वैज्ञानिक वो एक ही तथ्य का उद्घाटन करती है। जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं वो एक ही तथ्य को उद्घाटन करती है कि मानवीय मस्तिष्क उतना नहीं है जितना दिख पड़ता है। ये बात हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहा है कि नहीं आ रही। जी जी भाई साहब। तो अब ये देखिए कि जो अब आधुनिक शोध हो रही है ना। अब पहले देखिए, पहले सारा का सारा इलाज जो है चेतन मस्तिष्क के आधार पर ही होता था, स्थूल शरीर के आधार पर ही होता था, है ना। हम चेतन मस्तिष्क में क्या अनुभव कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारा सिर दर्द हो रहा है ना। मान लीजिए हमारा जो है पेट गड़बड़ हो रहा है, या फिर हमारे जो है शरीर में जो है खुजली हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, ये सारी चीजें तो इसी का पहले ट्रीटमेंट होता था, जो जो पहले का विज्ञान था। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें जो है, जैसे हम स्थूल इसका इलाज करते हैं, तो स्थूल इलाज में क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर बाद में हो जाती है। उनकी जड़ पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे विज्ञान ने विकास इसको जो है और विकसित किया, अपने अपनी जो है इन क्षमताओं को, और ये देखा कि ये स्थूल शरीर ही केवल सब कुछ नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ तथ्य हैं ऐसे, जिनके कारण जो है ये स्थूल शरीर भी काम कर रहा है। तो उन्हें सूक्ष्म की तरफ जाने का प्रयास किया, और फिर मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट आया। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है, मनोविज्ञान का, साइकाइटिस्ट का कॉन्सेप्ट जो आज पूरे वर्ल्ड में जो है मनोविज्ञान कितना, उससे लोग जो है ये अपना स्थूल शरीर का इलाज करने की बजाय मनोवैज्ञानिकों के पास जाना अधिक पसंद करते हैं। वहाँ उनके पूरे बैकग्राउंड में जाकर उनके देखा जाता है कि कहीं कोई इनके ऐसा तो नहीं मानसिक बीमारी कोई ऐसी जिसके कारण ये शारीरिक बीमारी जो है। पिछले गुरुदेव ने अपन ने ये इसमें चर्चा की भी थी कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों के कारण जो है शरीर में जो है बिना बीमारियां पनपने लगती हैं। तो जब साइंस ने देखा कि स्कूल मेडिकल जो है ये इलाज नहीं कर पा रही है, मेडिकल साइंस, तो फिर धीरे धीरे मनोविज्ञान में प्रवेश किया। इसके बाद मनोविज्ञान के बाद में भी परा मनोविज्ञान आया है। परा मनोविज्ञान में जाने के लिए कि जितना मन है उससे आगे भी एक और मन है, जितना हम सोच पा रहे हैं उससे आगे भी, कि जो हम स्थूल में नहीं सोचते हैं, जो हमारे सूक्ष्म में चलता रहता है, वहां पर जो है वैज्ञानिकों ने उस परा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जो है वहां पर विकसित किया, जहाँ पर अचेतन की भावना, अचेतन का ये आने लगा, है ना। अचेतन का जो परिष्कार आने लगा कि व्यक्ति का चेतन मन, तो जहाँ पर ये हिप्नोटाइज करके व्यक्ति को जो है और उसके अचेतन की परतों को साफ करने की कोशिश की जाती है, हिप्नोटाइज करके उसे अचेतन अवस्था में ले जाया जाता है, और अचेतन अवस्था में जाकर फिर उसके जो है भविष्य में कोई उससे गलतियां हो गई, त्रुटियां हो गई हैं, जिसके कारण उसको परेशानी है, दिक्कत है, वहां पर जाके उसके अचेतन के माध्यम से उसकी सफाई करने का प्रयास किया जाता है ना। तो जो अध्यात्म ये कहता है कि जो हमारा मन है ये चेतन मन नहीं है,
ये अचेतन भी है, सुपर चेतन भी है। यही करे मस्तिष्क उतना नहीं है जितना दिख पड़ता है। हम जो देखते हैं हाँ, भौतिक स्थूल रूप से देखते हैं, उससे भी अंदर बहुत कुछ है, इसमें बहुत बहुत सारी बात। कुछ है। हाँ, जो दिखने वाला मस्तिष्क है, चेतन मस्तिष्क है, जिसको फ्रंटल लोब बोलते हैं ना, जो कैलकुलेशन और एक गुणा भाग ये सब लगाता रहता है, जिसको बायां मस्तिष्क बोला जाता है, इसमें बोला गया है ना। तो वो चेतन मस्तिष्क है, वो उतना दिखाई देता है, लेकिन उतना नहीं है। उसके आगे जी बहुत विस्तार है, अचेतन का, सुपर चेतन का बहुत विस्तार है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्पष्ट हो गया। जी जी जी। महर्षि अरविंद ने इसी को अतिमानस की साधना बोला है। उन्होंने जो है अतिमानस का ही जागरण किया है, जिसको वो जो है इसको ये बोलते थे, सुपर चेतन मन बोलते थे। अति चेतन, जिसको अति चेतन उन्होंने बोला, अवचेतन और अति चेतन बोला इसको, इसको अपन सुपर चेतन बोलते हैं। तो इसी का ही अति मानस का मतलब ही, उनका जो अति मानस का उन्होंने ये किया था, ये जागरण किया था, अति मानस का मतलब ही सुपर चेतन का जागरण है, जिसके कारण उनकी क्षमताएं इतनी बढ़ गई थी। वो कहते कि मैं चाहूं तो कल ही देश आजाद हो जाए, कल ही जो है देश से अंग्रेज छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता नहीं। जिस कारण से जो है ईश्वर ने ये योजना बनाई है कि यहाँ के लोग जागरूक हों, यहाँ के लोग संघर्ष करना सीखें, यहाँ के लोग एकता समता में रहना सीखें, तो इस सब चीजों के लिए जो ये व्यवस्था बनाई गई थी, तो उसी के माध्यम से जो है देश की स्वतंत्रता आई। लोग मिल के लड़े, लोग मिलजुल कर जो है भाईचारे से जो है सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोग एक प्रेम भाव से मिलकर उन्होंने जो है संकटों का सामना किया। तो यही वो कहते थे कि इतनी क्षमता व्यक्ति के अतिमानस से विकसित हो जाती है, वो कुछ भी कर सकता है। जी, अभी अभी 2-3 मिनट का समय है हमारे पास में, तो कोई और भाई बहन भी इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। बहुत सुंदर, इतना गहन है स्वप्न का ये, मैंने आज जाना आपके और मुख से, तो बहुत ही सुंदर से स्पष्ट हो गया सारी बातें। तो मैं भी इसी तरह का, जो पिछले सप्ताह चर्चा चल रही थी इस पर, कि बराबर ये देखती थी कि बिल्कुल छूट गया, सामने ट्रेन है, सामने बस है, छूट गई, मैं रास्ता भटक रही हूँ, चारों तरफ ही मतलब लोग अजीब तरह के लोगों से मैं घिरी हूँ, मतलब ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत चिंतन करती थी कि कहाँ कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है, जो ऐसे आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, जप चल रहा है, ध्यान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, सब कुछ, लेकिन मैं ये स्वाध्याय पक्ष को बहुत ज्यादा नहीं मतलब कर नहीं पाती थी, करने में मन नहीं लगता था। जैसे ही बैठो फिर किताब बंद कर देती थी, एक पन्ना पढ़ा, आधा पन्ना पढ़ा, फिर ज्यादा मतलब उसमें एकदम मन नहीं लगता था। जब वो धीरे धीरे गुरुदेव से ही प्रार्थना की कि नहीं, मैं क्यों ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, मैं बहुत घबरा जाती थी एकदम से। तो फिर हमें मन लगे इसमें, और फिर अब इतनी रुचि आती है जब समझने लग गए आप लोगों के माध्यम से और भी इससे, तो बहुत वो स्वप्न कभी नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि बाबूजी जो बोलते हैं कि स्वप्न को उतना समझो कि फोकट में फिल्म देख रहे हैं और बस उसको भूल जाओ, फिल्म था, खत्म हो गया। तो वो इस चीज को किस वे में कहते हैं, मुझे वो जानना था भैया आपसे। जी जी दीदी, तो उसमें फोकट की फिल्म जो है उनके लिए है, जो सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य है ना, साधक के लिए स्वप्न मायने रखते हैं। मेरा निवेदन है, आप गायत्री महाविज्ञान में जो वो है ना, साधक के स्वप्न निरर्थक नहीं होते, उसको जरूर पढ़ें। उसमें तो गुरुदेव ने कहा है कि साधक तो अपने सपनों से बहुत कुछ जो है परोक्ष की झांकी कर सकते हैं, है ना, कि आगे क्या होने वाला है या हमें क्या करना है। तो साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। गायत्री महाविज्ञान 1 में गुरुदेव ने चैप्टर दिया है, ये हम सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग धन्यवाद। साधक हैं। जी जी दीदी।
सामान्य लोगों के स्वप्न जो है निरर्थक होते हैं, उनको तो जैसे फोकट की फिल्म देख के उसको कर देना चाहिए। राजेंद्र जी, बस आपका हैंड रेस था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी भैया, समय जी हो भाई गया था, हमने हैंड हटा लिया जो है, जी जी फिर प्रश्न हो जाएगा। और कोई खास चीजें नहीं थी, क्योंकि आजकल एक तो सपने आते नहीं है, अगर कुछ आते भी है तो सुबह याद नहीं रहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? जी भाई साहब, बहुत कर वही स्वप्न अपने को याद रहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, और ब्रह्म जी मुहूर्त के स्वप्न जो है लगभग लगभग जो है सच ही होते हैं, है ना? क्योंकि उसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है और वातावरण निर्मल होता है, तो उस समय बहुत सारी घटनाएं, जो परोक्ष की घटनाएं, जो मस्तिष्क में आने लगती हैं, और मस्तिष्क में आकर जो है वो जो है मूर्त रूप लेने लगती है, व्यक्ति को भविष्य दिखाई देने लगता है। पहले तो तो सपने वही बहुत, हम्म, तो सपना आते भी नहीं, और आते भी तो मुझे लगता नहीं, सुबह याद ही नहीं रहते कि क्या सपना आया, कुछ हल्का फुल्का। हाँ, तो उस पे बढ़िया है सर्टेनली वैसा, उसमें कोई वो नहीं है, मन शांत हो जा रहा है ना, मन शांत होता हुआ चला जा रहा है, तो बढ़िया है उसमें। क्योंकि इसको जो है अपन ये कहते हैं ना, सुषुप्तावस्था कहते हैं, जब मन और शरीर दोनों सो जाते हैं। लेकिन जब जी शरीर सो जाता, मन जगता रहता, तो स्वप्नावस्था बोलते हैं। तो जी स्वप्नावस्था भी बहुत अधिक जो है सही नहीं है। पूरा रात स्वप्न ही देखते रहेंगे तो मन जो है रेस्ट नहीं ले पाएगा, फिर मन थका रहेगा हमेशा। जी भैया, जी काफी दिनों से ये महसूस किया कि एक तो सपन आते नहीं, अगर कुछ भी आते होते भी हैं तो याद नहीं रहता कि सपने क्या देखा। तो ये जी जी लगता है कि जी मतलब नींद जो है अच्छी आ जाती है। जी ठीक है जी सर, भाई साहब, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ में आइए आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि संताओं को धन्यवाद देते हुए आइए समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी सभी भैया लोगों को नमस्ते। प्रणाम भैया, सबको सभी प्रणाम, दीदी को प्रणाम। जी सभी को प्रणाम।